हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग प्यारे दोस्त। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे ऐसी आशा करता हूँ। देखिए मित्र, शाम का 9 बज चुका है और हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो आप सभी लोग तैयार रहा करें। जैसे ही हमारा 9 बजे वैसे ही आपको समय पर उपस्थित हो जाना। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जो हमारी क्लास चल रही थी प्रॉपर वे में, और ख़ास करके रेलवे के विद्यार्थियों के लिए क्लास हमारी चलाई जा रही है। तो सभी विद्यार्थियों का पहले तो तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद कि इतना इंतज़ार करने के बाद भी मतलब फिर भी आप सभी लोग क्लास में बने रहते हैं लगातार कंटिन्यू। तो इसके लिए पहले आपके लिए धन्यवाद। तो याद रखिए, अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और क्लास को बहुत बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे, जो आपके PYQ के रूप में NTPC, रेलवे, ALP, जितने भी RPF के SI हो चाहे कांस्टेबल, कोई भी फॉर्म आपने डाला हो, सभी के लिए ये क्लास हमारी चलने वाली है। तो बात बाकी आप देख चुके हैं सारी चीज़ें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अगर आप इससे पहले से जुड़े हुए हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दें और अपने मित्रों तक ये क्लास शेयर ज़रूर करें। ठीक है मेरे भाई, अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम लोग कि कहाँ पर थे, किस तरह से हम लोग पढ़ रहे थे, उन सारी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन का जवाब दीजिए सभी लोग कि क्या इसका आंसर हो सकता है। 23 नंबर क्वेश्चन नंबर है 23 और इसका आपको जवाब देना है 23 नंबर का। और क्वेश्चन क्या कह रहा पहले सुन लीजिएगा। 23 नंबर कह रहा कि भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना था। तो पहला पॉइंट आपका बना पूना। कहाँ पर है ये? तो पूना में है। क्या गोवा में है? क्या जयपुर में है? क्या आपके नासिक में है? तो याद रखो, आप जानते हैं कि भारत का अंटार्कटिका केंद्र, पहले तो इतना याद रखिए। अगर हम आपको बताना चाहें तो याद रखो, ग्लोब बना के बताएं तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि देखो भैया, यहाँ पर हमारी जो 66.5 है और यहाँ पर भी जो हमारी 66.5 डिग्री है, ये साउथ की है और ये 66.5 नॉर्थ की है। याद रखिए, इसकी अगर हम बात करें तो इसे हम लोग लिखते हैं AC। AC का मतलब है आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा की बात कर रहे हैं। और नीचे वाले की AT की बात करें तो ये अंटार्कटिक रेखा कहलाती है। अंटार्कटिक रेखा हमारी कहलाती है। तो याद रखिए, ये अंटार्कटिक, ये आर्कटिक, और याद रखिए इनके बीच में जो मिड से निकलती है वो 0 डिग्री है, जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, जिसे विषुवत रेखा कहा जाता है। और इसके अलावा 23.5 नॉर्थ में भी ये गुजरती है, 23.5 साउथ में भी गुजरती है। 23.5 डिग्री पर साउथ में गुजरती है, इसे मकर रेखा कहा जाता है। और 23.5 जो आपकी नॉर्थ में गुजरती है, इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। इसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछ ये रहा था अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र। अंटार्कटिका बोले तो दक्षिण वाला पूछ रहा आपसे, साउथ का अध्ययन केंद्र जो स्थापित किया गया। तो याद रखो मेरे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। अंटार्कटिका केंद्र आपका कहाँ पर है? तो गोवा में स्थापित किया गया। कहाँ पर? तो गोवा में इसे स्थापित किया गया है। और इसके बारे में आप समझते होंगे कि ये जो आपका अंटार्कटिका केंद्र है वो आपके गोवा में पर्टिकुलर बना हुआ है। आप इस नासिक को जानते होंगे, महाराष्ट्र में पड़ता है नासिक।
और याद रखिए नासिक जो है वो आपका संतरा और प्याज के उत्पादन के लिए जाना जाता है। प्याज के उत्पादन के लिए आपका जाना जाता है। ठीक है, तो ये संतरा और प्याज के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा जयपुर आपका राजस्थान में पड़ता है और जयपुर को हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। याद रखो पिंक सिटी किसे कहते हैं, तो जयपुर को कहते हैं। जयपुर में ही एक हवा महल है। हवा महल आपका कहाँ पर है, जयपुर में। इसके बाद में एक आपका जंतर मंतर भी है, कहाँ पर, जंतर मंतर भी आपका कहाँ पर है, आपके जयपुर में बना हुआ है, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। पुणे भी आपका महाराष्ट्र में है। और जी हमारी कह सकते हैं बॉलीवुड का मुख्यालय जो है वो पुणे में है। बॉलीवुड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा बॉलीवुड का जो मुख्यालय है मेरे भाई ये आपका कहाँ पर है, तो याद रखो बॉलीवुड का जो मुख्यालय है वो पुणे महाराष्ट्र में बना हुआ है। कहाँ पर है, ये आपका पुणे में महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है, ये पुणे महाराष्ट्र में बॉलीवुड का मुख्यालय है। लेकिन अगर आपसे हम ऐसा क्वेश्चन पूछ दें कि हॉलीवुड का मुख्यालय कहाँ पर है, सुनिए ज़रा, कहते हैं हॉलीवुड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखो हॉलीवुड का मुख्यालय कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है मेरे भाई, तो याद रखो हॉलीवुड का जो मुख्यालय है ये हमारा कहाँ पर है, तो हॉलीवुड का जो मुख्यालय है ये कैलिफोर्निया में है। कहाँ पर है, ये आपके कैलिफोर्निया में हॉलीवुड का मुख्यालय आपका बना हुआ है। समझ गए, तो हॉलीवुड का मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में पड़ता है। यूएसए में आपका इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। जबकि बात करें बॉलीवुड की तो बॉलीवुड का मुख्यालय आपके पुणे में पड़ता है। ठीक है, मुंबई में नहीं, इस बात को याद रखिएगा। नहीं मुंबई को वहाँ दो भाई साहब तो ये गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, समझ के बात को। अब आगे चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका आ गया 23 के बाद 24 नंबर। सभी प्यारे बच्चे आंसर देंगे इसका कि भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था। भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था, कह रहे हैं कि 18 मई 1974 को, 18 अप्रैल 1974 को, फिर कह रहे हैं कि 13 मई 1978 को, 13 मई 1998 को। बताओ मेरे बच्चों क्या इसका आंसर हो सकता है। सभी लोग कमेंट से एकदम से छड़ाझड़ लगा दीजिएगा, सभी कमेंट करिए इसका क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। तो हम आपके आंसर का इंतज़ार करेंगे और देखेंगे कि क्या आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। चलिए मेरे बच्चे, तो करेक्ट आंसर दीजिएगा क्या हो सकता है। सुनो, अगर हम बात करें भारत के दूसरे परमाणु विस्फोट की, तो याद रखो भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था। पहले तो याद रखो पहला कब किया था हमने, तो पहला परमाणु विस्फोट जो हुआ था वो 18 मई 1974 को हुआ था। इसमें हमने पहला परमाणु परीक्षण किया था। पहला परमाणु परीक्षण जो है ये हमने पहला परमाणु परीक्षण 1974 को किया था। इस समय प्रधानमंत्री जो थी वो याद रखो इंदिरा गांधी जी थी। इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। और याद रखो ये जो परमाणु परीक्षण हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर किया गया था, तो याद रखो ये परमाणु परीक्षण जो है वो पोखरण राजस्थान में किया गया था।
पोखरण राजस्थान में इस परमाणु परीक्षण को किया गया था। और याद रखिएगा क्या, ये पहला परमाणु परीक्षण हुआ। कहते हैं इस परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा जो था वो इसका क्या था? ये कोड था, ये इसका कोड था। स्माइलिंग बुद्धा जो बता रहा था। समझ गए इस बात को? आगे बढ़ो। अब इसके बाद आपसे ये कहता है दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था, वही पूछ रहा। तो ये 13 मई 1998 को किया था, जैसा कि सभी लोगों ने कमेंट में बताया भी है। कुछ लोगों के गलत भी आंसर है, सुनिए जरा। याद रखो, अगर आपसे ये कहा जाए कि ये भी परमाणु परीक्षण, तो ये आपका दूसरा परमाणु परीक्षण था। दूसरा परमाणु परीक्षण में कितने परमाणुओं का परीक्षण हुआ था? परीक्षण में कितने परमाणुओं का परीक्षण किया गया था? परमाणुओं का परीक्षण किया गया था। परीक्षण किया गया था, तो ये आपको बताना। तो याद रखिए कितने परमाणुओं का परीक्षण किया गया। तो यहाँ पर को टोटल 5 परमाणुओं का एक साथ परीक्षण किया गया था, जो दूसरा हुआ था। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखो यहाँ पर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी थे। अटल बिहारी वाजपेयी इस समय प्रधानमंत्री थे। और इसका भी स्थान क्या था? तो याद रखो किस जगह पर परीक्षण किया गया था। अगर हम स्थान की पर्टिकुलर बात करें तो ये भी आपके पोखरण राजस्थान में ये भी आपका दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था। यहाँ पर इंदिरा गांधी, यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी। समझ के बात को? तो भारत ने कुल अभी तक 2 परमाणु परीक्षण किए। पहली जो डेट पूछी थी, ये पूछी थी आपसे दूसरे परमाणु परीक्षण की। तो करेक्ट आंसर आपका 4th नंबर हो जाएगा। ये पहला नंबर जो था वो पहला परमाणु परीक्षण की बात कर रहा था। समझ के बात को? तो इस तरीके से चीज़ें आपको याद रखनी है, जो पूरी तरह से चीज़ें आपको क्लियर हों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर के बाद 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए पहले ध्यान से। क्वेश्चन है 25 नंबर, कह रहा बसा में घुलनशील विटामिन है। कह रहे बसा में कौन सा घुलनशील विटामिन है, इसका नाम बताना था। कह रहे हैं कि विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के और सभी। बताओ बसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। आपका क्या कमेंट और आंसर हो सकता है? देखिए इतना तो आप सभी लोग जानते हैं कि विटामिन के खोजकर्ता कौन थे। विटामिन के खोजकर्ता का नाम अगर पूछा जाए तो इनका नाम आता है फंक। इनका नाम आता है फंक। तो विटामिन की खोज जो की थी वो फंक नामक व्यक्ति ने की थी। और एक पॉइंट आपको और भी याद रखना है कि विटामिन घुलनशीलता के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर, शीलता के आधार पर, विटामिन घुलनशीलता के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं? 2। एक तो जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील विटामिन होता है। इसके बाद में एक आपका बसा में घुलनशील विटामिन होता है। बसा में घुलनशील विटामिन होता है। याद रखिए जब हम बात करते हैं जल में घुलनशील की, तो इसमें केवल बी और सी विटामिन आते हैं। इसके अलावा के, ई, डी, ए, ये जो विटामिन होते हैं
वो सारे के सारे वसा में घुलनशील होते हैं। तो याद रखो, यही हमसे पूछा था कि वसा में घुलनशील या फैट में घुलनशील विटामिन कौन सा। तो याद रखो, बी विटामिन आपका जल में घुलनशील होता है कि नहीं, और विटामिन के और विटामिन डी ये दोनों वसा में घुलनशील हैं। तो इसका आंसर 4 नंबर जो इसे बनाना चाहिए था, वो क्या बनाना चाहिए था, बी और सी दोनों क्या बनाना चाहिए था। इसका करेक्ट ऑप्शन 4th नंबर सही होगा और इसका आंसर मिलेगा क्या, मतलब 2 और 3 सही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाता है मेरे भाई, वो आपका 2 और 3 ऑप्शन सही था। मतलब विटामिन के भी वसा में जल में वसा में घुलनशील है और विटामिन डी भी आपका वसा में घुलनशील है। इनके जरा रासायनिक नाम देख लो। और मेरे भाई, बी का होता है थायमिन, थायमिन जो इसका रासायनिक नाम है। डी का कैल्सीफेरॉल है, डी का कैल्सीफेरॉल होता है। इसके बाद में ये आपका फिलिक्विनान होता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो फिलिक्वानान इसका रासायनिक नाम होता है। किसका मेरे भाई, विटामिन के का। समझ के बात को आगे चला जाए। चलिए मेरे बच्चों आगे, अगले क्वेश्चन की बात 25 के बाद 26 नंबर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। सोडियम का परमाणु संख्या आपसे पूछा है कि कितना होता है। देखिए, जब हमने चीज़ें पढ़ी नहीं होती है तब हमें ये बड़ी कठिन लगती है, लेकिन अगर हमें थोड़ा सा भी ज्ञान है इन चीज़ों का तो हम इन क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं और वही काम हम करते भी हैं। याद रखो, सोडियम को हम लोग पढ़ते हैं Na, सोडियम का क्या होता है Na, 11 और 22 सोडियम पढ़ते हैं। तो याद रखो, जो नीचे वाली संख्या होती है ये परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करती है, ये परमाणु क्रमांक को डिनोट करती है। और याद रखिए, जो आपकी बॉटम वाली संख्या होती है ये परमाणु भार को डिनोट करती है। ठीक है, तो ये परमाणु भार है और ये परमाणु क्रमांक है। तो वही आपसे पूछा था परमाणु संख्या क्या है, तो परमाणु संख्या पूछी थी, मतलब ये आपसे 11 दे रहा था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता मेरे भाई, 11। सुनना, जरा ध्यान से सुनना मेरे भाई। अगर यही सोडियम 11-23 देते था, 11-23 सोडियम होता है। अगर आपसे इसमें ये पूछता कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तब आप क्या बताते? और कहता न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, और कहता प्रोटॉन की संख्या कितनी है, प्रोटॉन की संख्या कितनी है किसमें, तो कहता सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी। तब हम कैसे ज्ञात करते और कैसे निकालते, ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपके पेपर में एनटीपीसी में और एएलपी में ये क्वेश्चन बड़े धांसू तरीके से मिलते हैं। तो हम इन्हें कैसे पकड़ेंगे, पहले तो ये याद रखो। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो याद रखो, नीचे वाली जो संख्या होती है ये इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, ये इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करती है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो बराबर में होती है प्रोटॉन की। तो याद रखो, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की बराबर होती है। कहने का मतलब, अगर इलेक्ट्रॉन 11 हैं तो प्रोटॉन भी 11 हो जाएंगे। समझ के बात को। अब कहो सर जी न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो न्यूट्रॉन को हम क्या करते हैं कि परमाणु क्रमांक से परमाणु भार को निकालते हैं। देखो क्या होता है कि जब हम
न्यूट्रॉन बराबर निकालना चाहें तो न्यूट्रॉन को ज्ञात करने के लिए इलेक्ट्रॉन प्लस में देखो, इसमें आपसे पूछना ये चाहता है, देखो अरे भाई देखो, जो द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या जो होती है वो आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होती है। बोलो हाँ कि नहीं? तो याद रखो, अब हम करते क्या हैं, ऐसा तो नहीं है कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं कि परमाणु की द्रव्यमान संख्या, देखो परमाणु के नाभिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं तो होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अब हमने कहा भैया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और ये न्यूट्रॉन हमें निकालना है, और ये द्रव्यमान संख्या है। द्रव्यमान संख्या हमें 23 दी है, टोटल कितनी दी है हमें? द्रव्यमान संख्या टोटल कितनी दी है? 23। और हमें प्रोटॉन मालूम है, प्रोटॉन हमें कितने मालूम है? 11। तो न्यूट्रॉन प्लस में कर देंगे, बराबर लिखेंगे और 11 रख देंगे। हमने आपसे कहा कि देखिए द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन। हमने कहा द्रव्यमान संख्या 23 दी है और न्यूट्रॉन हमें निकालने हैं, प्रोटॉन की संख्या में 11 है। अब न्यूट्रॉन को निकालने के लिए 11 यहाँ माइनस हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन बराबर हमें कितना मिलेगा? 23 माइनस 11, तो न्यूट्रॉन हमें कितने मिल गए? टोटल 22। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी? 22। तो याद रखो, अब इस कंडीशन में न्यूट्रॉन हुए 22, अरे यार 12 निकलेंगे, 22 कैसे आ जाएंगे यार? तो न्यूट्रॉन की संख्या आपकी 12 होगी। कितनी होगी? तो न्यूट्रॉन की संख्या 12 और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 11। समझ गए? तो कुछ इस तरीके से हमें निकालने होते हैं और इन चीज़ों को समझना होता है। ठीक है, आगे चले मेरे बच्चों, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन सुनिए। ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और बताइए सभी लोग क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता है? क्या इसका आप करेक्ट आंसर करेंगे? चलो बोलो, बोलिए सभी लोग इसका आंसर दें आप कि क्या इसका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनो। 22 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? जो मनुष्य है वो लोहे को किससे प्राप्त करता है अपने शरीर में? कह रहा पनीर से, पालक से, मछली से, दूध से। कौन सा ऐसा पार्ट है इसमें जो तत्व है जिससे मनुष्य लोहे को गेन करता अपनी बॉडी में? बताइए भैया। तो मनुष्य लोहा प्राप्त करेगा, किससे प्राप्त करेगा, ये आपको बताना था। बताइए ज़रा। तो याद रखिए, मनुष्य जो लोहे को प्राप्त करता है मेरे भाई, वो किससे प्राप्त करेगा? तो याद रखो, मनुष्य लोहा प्राप्त करता है किससे? पनीर से? बिल्कुल भी नहीं। जब पनीर खत्म हो गया तो दूध भी खत्म। क्या मछली सभी लोग खाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आंसर क्या बचा? पालक। पालक में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। पालक में सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा होती है। तो याद रखो, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है ना, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो याद रखिए कौन सी?
धातु पाई जाती है, तो याद रखो इसमें जो धातु पाई जाती है वो आपकी कौन सी धातु होती है मेरे भाई? तो याद रखो हीमोग्लोबिन में लोहा नामक धातु पाई जाती है। कौन सी धातु? लोहा नामक धातु जो है वो हमारी हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। समझ गए? तो याद रखो दूध में ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपको याद रखिएगा, वैज्ञानिकों ने पूर्ण आहार या संपूर्ण आहार की संज्ञा, संपूर्ण आहार की संज्ञा कह रहे हैं कि संपूर्ण आहार, संपूर्ण आहार की संज्ञा, संपूर्ण आहार की संज्ञा किसे दी गई है? दी गई है। संपूर्ण आहार की संज्ञा हमने मिल्क को दी है। ये कहा है कि दूध जो है वो संपूर्ण आहार है, इसमें सारे के सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं होती है। लेकिन याद रखो अब इसे संपूर्ण आहार मानने से इनकार कर दिया वैज्ञानिकों ने। उन्होंने कहा भैया अब जो दूध मिलता है उसमें सारे पोषक तत्व उपस्थित नहीं होते हैं, क्योंकि दूध अब मिलावटी मिलेगा और जो शुद्ध गाय भैंसें मिलेंगी वो नहीं मिलती, उन्हें केमिकल वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कराया जाता है। ठीक है, तो शुद्ध दूध जो होता है जिसमें घास चरती है गाय, घास दिन भर चरा करती है फिर वो मिल्क देती है, तो वो संपूर्ण आहार माना जाता है। लेकिन अब संपूर्ण आहार बचा ही नहीं मेरे भाई। ठीक है, अब सुनो जरा एक क्वेश्चन कहता है मछली के यकृत के तेल से कौन सा विटामिन पाया जाता है? मछली के यकृत में मछली के यकृत के तेल में मछली के यकृत के तेल में तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कौन सा विटामिन पाया जाता है? कौन सा विटामिन पाया जाता है ये आपको बताना था। तो बता दो मेरे बच्चों कि मछली के यकृत का जो तेल होता है उसमें कौन सा विटामिन होता है? तो याद रखो इसमें विटामिन डी पाया जाता है। मछली के जो यकृत का तेल होता है उसमें विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, आगे चलें। सुन लो मेरे भाई, प्रोटीन में पनीर में सबसे ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। जब कभी भी हड्डी कमज़ोर होगी आपकी या हड्डी टूट गई होगी तो डॉक्टर आपको पनीर खाने के लिए बोलेगा और कहेगा कि इस बच्चे को पनीर ज़्यादा से ज़्यादा खिलाई जाए, जिससे कैल्शियम की मात्रा मिलेगी तो इसकी हड्डी जल्द ही जुड़ जाएगी। समझ गए इस बात को? अब आगे चलें। फिर भाई साहब देखो इन्होंने कहा कि है 22 के बाद 23 नंबर फिर दे दिए। बताओ जरा, क्वेश्चन 23 नंबर कह रहा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। मानव के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? कह रहे हैं तंत्रिका तंत्र, यकृत या लीवर, गुर्दा या किडनी, हृदय या हार्ट। बताओ क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता है? बताओ मेरे बच्चों क्या इसका आंसर है? तो किसी का आंसर आया नहीं है अभी तक। आंसर दे दो मेरे बच्चों, जल्दी से आंसर दें और हम समझें कि क्या कहना चाहते हैं आप। चलिए, मानव के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या हृदय की कोशिका है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं। क्या किडनी या गुर्दे की कोशिका? ऐसा बिल्कुल नहीं। क्या लीवर है? क्या ये सेल है? क्या ये ग्लैंड है भाई? ये भी ग्लैंड थी, ये भी ग्लैंड थी। और क्वेश्चन यहीं से पकड़ में आ गया कि कोशिका तो ये है ही नहीं, ना ये कोशिका है
ना ये कोशिका, ये तो ग्लैंड है यार। हमने कहा था, कल बताया भी था कि यकृत जो है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि है। सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि जो है वो कौन सी है मेरे भाई? वो हमारी यकृत मानी जाती है। यकृत जो होती है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। समझ गए इस बात को? आगे चलें, सुनो ध्यान से। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मतलब सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो इसका बचा कौन सा आंसर? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र जो होती है वो सबसे बड़ी सेल होती है हमारे शरीर की। ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो ये हमारी ग्रंथि थी और ये हमारी सेल थी। तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो तंत्रिका तंत्र की होती है। इस बात को आप समझे कि नहीं? बताइए, बिल्कुल बच्चों समझना पड़ेगा। आगे देखो 23 के बाद 24 नंबर पे, याद रखो 24 नंबर की आपसे बात करेंगे। कह रहा हेनरी इकाई है। हेनरी किसकी इकाई होती है ये आपको बताना है। कह रहा विद्युत धारिता की इकाई होती है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है, प्रेरकत्व की इकाई होती है, प्रतिरोध की इकाई होती है। इसमें आप दो ऑप्शन तो सीधा काट सकते थे। कैसे काटोगे? पहले आंसर दो, सभी लोग कमेंट करो, देखते हैं कितने सारे लोग इसका आंसर सही बता सकते हैं। हेनरी इकाई किसकी है ये आपसे पूछा गया था, बताओ मेरे बच्चों। हेनरी किसकी इकाई है ये आपको बताना था, बताएंगे आप? क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता है? चलो भाई देखो, सुनो ध्यान से। अगर हम इसकी बात करें तो याद रखो विद्युत धारिता का मात्रक तो यहाँ हेनरी से कोई संबंध रखता ही नहीं। प्रतिरोध का मात्रक आप सभी लोग जानते हैं ओम होता है, इसलिए आप इसे भी काट सकते थे। लेकिन याद रखो अब बचे दो, एक चुंबकीय क्षेत्र और एक प्रेरकत्व। तो याद रखो हेनरी जो मात्रक होता है, प्रेरकत्व का मात्रक जो होता है वही आपका क्या होता है? हेनरी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर लगा देंगे। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक भी आपका शायद में वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसका आपका आंसर होता है चुंबकीय क्षेत्र पर। इसका आंसर जो बन जाएगा वो प्रेरकत्व का बनेगा। चले आगे, अब सुनो जरा आगे, ध्यान से सुनिए अगले क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन क्या कह रहा इसको समझो पहले। 25 नंबर क्या कह रहा? क्वेश्चन ये कह रहा स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। कह रहा जो स्पष्ट दर्शन है, जिससे हमें स्पष्ट दर्शन हो सकते हैं, उसकी न्यूनतम दूरी क्या होती है? 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। चले बताएं क्या इसका आंसर हो सकता है? तो याद रखो मेरे बच्चों, अगर हम जब यहाँ तक पहुँचते हैं, वैसे ही बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, इसे हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं, न्यूनतम दूरी के नाम से जानते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हम किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं।
तो याद रखो, ना तो ये 20 हो सकती है ना 15 हो सकती है, बच रही है 30 और बच रही है 25। तो जय श्री राम का नारा लगा के आंसर करेंगे 25। वैसे ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं हुआ, सभी बच्चों का सही है, क्योंकि ये बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। बस उसने थोड़ा भटका दिया था, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। समझ रहे कि नहीं? वैसे जब भी आप किताब खोल करके बैठे तो कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए बुक और आपकी आँखों के बीच, तभी आपकी आँखों पर जो प्रतिबिंब बनता है, बताओ जरा, प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? तो याद रखो, प्रतिबिंब जो बनता है मेरे भाई, याद रखो, ये प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना पर बनता है। रेटिना पर ये प्रतिबिंब बनता है। और याद रखिए, प्रतिबिंब जो बनता है रेटिना पर, इसे हम क्या कहते हैं? तो ध्यान से सुनो, ये जो रेटिना पर प्रतिबिंब बना वो आपका 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तब आपको चीज़ें स्पष्ट नज़र आती हैं और सही दिखती हैं। चलें आगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 25 के बाद 26 नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। ये भी थोड़ा उलझाऊ क्वेश्चन है, वैसे हमें नहीं लगता कि आप इसका आंसर दे नहीं पाएंगे, लगभग में आप इसका आंसर सही दे देंगे। देखो, 1/5 सेकेंड, 1/10 सेकेंड, 1/15 सेकेंड, 1/20 सेकेंड। आप कहो सर जी क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं, आंसर बता दिए, ऑप्शन बता दिए, तो क्वेश्चन तुम खुद पढ़ लिए होगे ना, नहीं पढ़ पाए हो तो हम पढ़ा दे रहे। सुनो ध्यान से, कह रहे हैं कि ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? अगर किसी ने आपसे बोला मनोज, तो वो मनोज जो ध्वनि है वो आपके कानों पर कितने समय तक रहेगी, इसके बाद ये ध्वनि खत्म हो जाएगी। जैसे किसी टीचर ने आपको पढ़ा रहा है और चीज़ों को बोल करके लिखा रहा है, तो आप टीचर के द्वारा बोली गई बातें आपके कान पर कितने समय तक रहती हैं, इसके बाद वो ओझल हो जाती हैं, मतलब वो आपके कानों से समाप्त हो जाती हैं, ये बताना। तो याद रखो मेरे भाई, हमारे कानों पर जो ध्वनि का प्रभाव रहता है वो कितने समय तक रहता है? तो याद रखो, 1/10 सेकेंड तक, 1/10 सेकेंड तक हमारे कानों पर ध्वनि का प्रभाव रहता है, इसके बाद में खत्म हो जाता है। ध्वनि का मात्रक अगर हम बात करें तो याद रखो, डेसिबल होता है। ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है। ध्वनि का मात्रक क्या है? डेसिबल। ध्वनि का मात्रक आपका डेसिबल होता है। समझ गए हो? नहीं समझे हो तो समझ जाओ बच्चों। क्वेश्चन करेक्ट बताओ। 27 नंबर कह रहा, प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी किसने? एडिसन ने, रोमर ने, फेरारी ने या वेबर ने? कैसा क्वेश्चन आपको घुमा के रखा। कह रहा, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की थी? आप सभी जानते हैं कि E = mc², ये किसने फॉर्मूला दिया था, और जिसमें C जो है वो आपकी प्रकाश की चाल इसमें बताई गई थी। C जो है वो प्रकाश की चाल यहाँ पर बताई गई थी। तो अब आपको कमेंट ये करना है कि C जो है वो प्रकाश की चाल है, और C की जो वैल्यू थी वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसमें ये आपके लोग रखे, मतलब आपके 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये प्रकाश की चाल किसने बताई थी?
जिसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था उस व्यक्ति को। तो याद रखो आइंस्टीन ने बताई थी। किसने मेरे बच्चों? आइंस्टीन ने, आइंस्टीन के द्वारा यह बताया गया था, गया था। समझ गए? तो आइंस्टीन के द्वारा यह बताया गया था। और चीज़ें आपको याद रखनी है कि आइंस्टीन ने इनको बताया और इसे सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे सापेक्षता का सिद्धांत हम कहते हैं। लेकिन प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की थी? तो रोमर नामक व्यक्ति ने ज्ञात की थी। किसने की थी? तो प्रकाश की चाल को सबसे पहले रोमर नाम के व्यक्ति के द्वारा ज्ञात की गई थी। आगे चलें तो याद रखो प्रकाश तरंगें किस प्रकार